देखिए, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक पॉइंट होता है, वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है, वो बॉडी के बाहर भी हो सकता है, जहां पे किसी बॉडी की टोटल मास कंसंट्रेटेड होती है। जैसे कि ये पेन, अगर पेन को मान लो कि ऐसे रखा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा है, और इसको अगर सिंगल पॉइंट से उठाना हो, लिफ्ट अप करना हो विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन, तो वो पॉइंट होगा सेंटर ऑफ मास। जैसे कि यहां से उठाओ इसको, तो ऐसे विदाउट ओरिएंटेशन चेंज हुए ये उठ गया। लेकिन वही अगर यहां से उठाऊं तो ये देखो, इसको ओरिएंटेशन चेंज हो गई, यानी कि ये सेंटर ऑफ मास नहीं है। जहां से मैं लिफ्ट अप किया और इसकी ओरिएंटेशन में कोई चेंज ना आए, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एक्चुअली में क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जो भी मासिव ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक पॉइंट होता है जहां पे उस ऑब्जेक्ट की टोटल मास कंसंट्रेटेड होती है। अब देखो, सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि उस बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी से बाहर भी हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है। अब एक चीज देखो, और ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। ज्योमेट्रिकल सेंटर कभी सेंटर ऑफ मास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कोई सिमेट्री बॉडी हो और उसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हो, तो मे बी उसका क्या है? सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ज्योमेट्री से मैच कर जाए। बात समझ में आएगा? जैसे कि ये रॉड रॉड है, मान लो कि इस पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बेटा? यूनिफॉर्म। अब इसकी ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होगी L/2 पे होगा, है ना? तो L/2 पे यहां से उठाओ तो मे भी मैच कर जाए, ऐसा है कि नहीं? अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन मान लो कि इधर ज्यादा हो और इधर कम हो, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास इधर की ओर शिफ्ट करेगा जिधर मास का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। जैसे कि नोटबुक देख, जैसे कि एक नोटबुक ऐसे फिंगर पे तुम सब घुमा लेते हो, है ना? ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा जो हम लोग घुमाते हैं, तो ये कौन सा पॉइंट है? किस पॉइंट पे घुमाओगे तो ये घूमेगा? सेंटर ऑफ मास पे, एग्जैक्ट सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे घुमाओगे तो ये घूमेगा। बात समझ में आएगा? लेकिन वही अगर यहाँ पे रख के घुमाओ तो घूमेगा क्या? यहाँ पे पकड़ के घुमाओगे, घूमेगा नहीं, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? किसी बॉडी का वो पॉइंट जहां पे उस बॉडी की टोटल मास कंसंट्रेटेड होती है। बात समझ में आया? ठीक है। तो अब जरा सा ध्यान दो, जैसे मान लो कि एक हम लोग रॉड ले लेते हैं, रॉड। ये रॉड हो गया हमारा, ठीक है। अब इस पे देखोगे तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्मली है कि नहीं? तो इसकी मास को हम लोग m मान लेते हैं और लेंथ को l मान लेते हैं। तो इसकी जो सेंटर ऑफ मास होगी कहीं यहां से L/2 पे, किसी भी एंड से लोगे L/2 पे, और यही ये जो पॉइंट हमें मिलेगा ये क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा। और क्या यही इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा? है कि नहीं? क्योंकि इस पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्मली है। क्या बात समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? चलो, अब मान लो कि कोई हमारे पास एक रिंग हो। अच्छा, यहां पे देखोगे तो सेंटर ऑफ मास कहां पे है? बॉडी के अंदर है कि बाहर है? अंदर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है इनसाइड द बॉडी, है ना? बॉडी के इनसाइड है। बात समझ में आएगा? अब यहां पे ध्यान दो। अब उसके बाद में मान लो कोई हमारे पास रिंग है, ऐसा रिंग है, तो रिंग की बॉडी या बोल सकते कि मास क्या इसके सरकमफ्रेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? नहीं, रिंग की मास किस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है? उसके पेरीमीटर पे, सरकमफ्रेंस पे। और इसकी सेंटर ऑफ मास, अगर एक चीज और ध्यान देना, इसकी सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे होगी। बात समझ में आएगा? जैसे कोई रिंग हो, रिंग को ऐसे लिफ्ट करना हो तो बीच से एक पॉइंट पकड़ोगे, उठाओगे, ऐसा, है ना? बात समझ में आएगा? अब देखो इसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन किधर है? इसके सरकमफ्रेंस पे है, यानी कि बॉडी तो यही हुआ ना। सेंटर ऑफ मास क्या बॉडी से बाहर है क्या? देखो तो, बॉडी से बाहर है सेंटर ऑफ मास की अंदर है? बाहर है। बॉडी के अंदर थोड़ी एग्जिस्ट कर रहा है। सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट है ना, और बॉडी तो ये हुआ ना, पीला कलर। पीला कलर क्या है? ये बॉडी है, और सेंटर ऑफ मास बॉडी से बाहर है।
अब देखो, अगर इसके सरकमफ्रेंस पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्मली होगा तो उस केस में इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर भी यही होगा, है ना। और ज्योमेट्रिकल सेंटर ही क्या कहलाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। क्या बात चमका सबको, है ना। ये हो गया क्या, बॉडी, है ना। इसकी मास किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, सरकमफ्रेंस पे, ठीक है। अगर इसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हो तो ही ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब जैसे देखो, मान लो कि कोई ई शेप की ऑब्जेक्ट है या सी शेप की ऑब्जेक्ट है या कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, बॉडी के अंदर की बाहर, बाहर की ओर, कहीं यहां पे मिलेगा हमें। ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है। यहाँ रॉड के केस में क्या देखा हमने, इनसाइड दी बॉडी, है ना, इनसाइड द बॉडी। उसी तरीके से अगर हॉलो स्फीयर की बात करोगे, हॉलो स्फीयर ये तुम्हारा, तो हॉलो स्फीयर के केस में क्या होगा, मान लो कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, यूनिफॉर्मली हो, और ये हॉलो स्फीयर है। तो हॉलो स्फीयर, जो स्फीयर का ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। और बॉडी से बाहर होगा सेंटर ऑफ मास की अंदर होगा, नहीं मैं पूछ रहा हूं कि बॉडी से अंदर, बॉडी के अंदर होगा कि बॉडी से बाहर, बॉडी के बाहर, बाहर होगा। सॉलिड होता तो इनसाइड एग्जिस्ट करता। क्या बात समझ में आया, कोई दिक्कत है। अच्छा, मान लो कि कोई एल शेप की ऑब्जेक्ट है, देखो निकालने के लिए तो सभी चीजें बताया जाएगा। जैसे मान लो कि ऐसा कोई है, ऐसा शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, एल शेप का, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा, कहीं यहां पे होगा, है ना, यहां पे होगा। ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास, और बॉडी से ये बाहर है। अब एक चीज और ध्यान दो, एक चीज और ध्यान दो, हमें एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास में निकालना क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि इसकी कोऑर्डिनेट कहां पे एग्जिस्ट करी, इसकी लोकेशन किधर है। एक चीज और, सेंटर ऑफ मास जो है हेवियर ऑब्जेक्ट, अगर मान लो कि दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये मान लो, एक ऑब्जेक्ट ये मान लो, और इनके बीच में लाइन ज्वाइनिंग ये है, जैसे कि यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं, मैं जैसे ही मैं इधर घूम रहा हूं आवाज किधर से आने लग रहा है, तुम शांत नहीं रहेगा। मान लो कि ये M1 है, ये हमारा M2 है, इनकी लाइन ज्वाइनिंग ये हमारा क्या है, R, ठीक है। अब यहां पे सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे होगा, इसको मान लो क्या, सेंटर ऑफ मास, बात समझ में आएगा। ये होगा R1, ठीक है, और ये होगा R2, और ये जो सेंटर ऑफ मास होगा नियर टू द हेवियर ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट हेवी होगा उसी के नियर टू द एग्जिस्ट करेगा ये। क्या बात समझ में आया सबको, कोई दिक्कत है, देखो यहां तक कोई किसी को दिक्कत है क्या। हमने क्या बोला था तुमको, सेंटर ऑफ मास में, मास के डेफिनेशन में, सर एक पॉइंट पर जो कंसंट्रेटेड मतलब उस जगह पर कंसंट्रेटेड मास होता है उस बॉडी, टोटल मास किसी बॉडी की जहां पे कंसंट्रेटेड होगी वही उसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। अब चलो थोड़ा सा मास डेंसिटी बताता हूं फिर से, ऐसे पहले तो मैं बता रखा हूं लेकिन फिर से एक बार मास डेंसिटी में बता रहा हूं, ठीक है। देखो ये रॉड, ठीक है, रॉड की मास को क्या मान लो, M, लेंथ क्या मान लो L, हेडिंग क्या देना है, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी को लेमडा से रिप्रेजेंट करोगे। एक्चुअली मास डेंसिटी इसी टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है, मैं पहले बताया हूं अलग बात है। तो ये क्या हो जाता है, लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ। तो इस रॉड की लेंथ कितनी है L, मास कितना है M,
तो मैं पूछूं लैम्डा, लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है क्या, यानी कि टोटल मास ऑफ द रॉड अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द रॉड, यही क्या देगा, लैम्डा देगा। क्या बात समझ में आया, लैम्डा क्या होगा, एम बाई एल। अरे ये सभी को समझ में आया क्या, ठीक है, एम बाई एल क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ। उसके बाद क्या है, सरफेस मास डेंसिटी। इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हो सब, सिग्मा से। और ये क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया, ठीक है, मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब यहां पे देखो, मान लो कि ये तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल की एरिया अगर लूं मैं, तो ये एल होगा, ये बी होगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, एल क्रॉस बी। और इसका मास कितना है, एम है, ठीक है। तो मैं अगर सिग्मा की वैल्यू पूछ लूं तो क्या होगा, एम बाई ए, एम बाई ए, अच्छा एम बाई एल क्रॉस बी भी तो होगा, ठीक है, एल क्रॉस बी भी तो होगा। अच्छा इसका यूनिट बता दो, क्या केजी पर मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या होगा, क्या केजी पर मीटर, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या आता है, वॉल्यूम मास, वॉल्यूम मास डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, सॉरी रो से, रो से। और ये क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे एक क्यूब है या क्यूबॉइड जो भी है, इसकी वॉल्यूम भी ले लो, मास एम ले लो, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एम बाई भी, है ना, बचपन से यही तो पढ़ते आए हो सब। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मास, है ना, केजी पर मीटर क्यूब। कोई दिक्कत है, केजी पर मीटर क्यूब। चलो, तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है जब समझ गए हो सारी चीजें, है ना। तो एक क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन में बोल रहा हूं, अच्छा चलो सुनो बस, स्टेटमेंट है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी ऑलवेज लाई इनसाइड द बॉडी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट, center of mass lie on axis of symmetry if its axis in this statement true or false। फिर से, center of mass always lie on the axis of symmetry if its exist it is the statement true or false। एक्सिस ऑफ सिमेट्री जानते हो सब, बताओ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जानते हो क्या, दोनों साइड सेम हो, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, वो चीजें बताता हूं अभी, रुको, ठीक है। अच्छा ऐड करना पड़ेगा, देखो अब उसके बाद में हेडिंग क्या देना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ क्या है, डिस्क्रीट मास सिस्टम, मास सिस्टम, ओके। अब यहां पे ध्यान दो, ये हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया ऐसा,
इसको क्या मान लो, x y z है, ठीक है, ऐसा हमने मान लिया। एक मान लो कि m1 यहाँ पे रहा होगा, यहाँ पे m2 मास रहा होगा, यहाँ पे m3 मास रहा होगा, ऐसे बहुत सारे, अरे बात नहीं, ऐसे बहुत सारे मासेज हैं हमारे पास, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मासेज हैं हमारे पास। इसको मैं इसके लिए देखो तो अगर पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो इसको r1 पोजीशन वेक्टर, इसको r2 पोजीशन वेक्टर, इसको r3, ऐसे rn तक जा सकते हैं। मान लो कि n पॉइंट मासेज हमारे पास है ऐसा, दिस इज योर r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r3 वेक्टर, ठीक है, बात समझ में आएगा। तो आरसीएम मतलब क्या हुआ कि इस पूरे सिस्टम का जितने भी एन मासेज है उनकी सेंटर ऑफ मास इस ओरिजिन से कहां पे एग्जिस्ट करेगा, इसकी कोऑर्डिनेट क्या ले लोगे, 0,0,0। बात समझ में आएगा। हमें क्या निकालना है, आरसीएम, ठीक है, इसमें क्या निकालोगे, आरसीएम का मतलब हुआ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम, जितने भी मासेज है उनकी सेंटर ऑफ मास कहां पे एग्जिस्ट करेगी। जैसे कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनका सभी का कहीं ना कहीं एक सिंगल सिस्टम ऑफ आरसीएम सॉरी सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट कर रहा होगा। इंडिविजुअल बॉडी का तो सेंटर ऑफ मास समझ गए क्या, अरे इंडिविजुअल बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये हो गया, लेकिन मान लो कि ऐसे बहुत सारे बॉडीज हैं उनकी भी तो एक सेंटर ऑफ मास होगी, है कि नहीं, बात समझ में आएगा। तो वही आरसीएम मतलब कि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, तो उसके लिए होता है क्या, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस r3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट mn rn वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट mn तक, ठीक है, यही हमें क्या दे देगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब देखो ये बोल रहे होगे सर ये स्केलर हो गया, ये वेक्टर हो गया, कैसे, तो किसी वेक्टर के साथ स्केलर का मल्टीप्लिकेशन तो हो ही सकता है ना, उसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। अच्छा ये तो हो गया आरसीएम, अगर इसका एक्स सीएम निकालना हो, वाई सीएम निकालना हो एंड जेड सीएम निकालना हो तो कैसे करोगे, तो यहां पे ध्यान दो जरा सा, यहां पे सभी लोग ध्यान दो, क्या इसकी कुछ तो कोऑर्डिनेट रहा होगा, है ना, x1 x2 सॉरी x1 y1 z1, इसके लिए x2 y2 z2, इसके लिए x3 y3 z3, ऐसा होगा कि नहीं। तो ये मान लो x1 y1 z1, इसके लिए क्या मान लोगे, y2 z2, इसके लिए क्या मानोगे, ठीक है, ऐसा लोगे। अब क्या करना है, हमें एक्स सीएम मान लो कि निकालना है, एक्स सीएम निकालना है, यानी कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये हुआ, बात समझ में आएगा। तो यहां पे क्या लिखोगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डॉट डॉट mn xn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 mn तक, ठीक है। उसी तरीके से YCM हो जाएगा, उसी तरीके से क्या हो जाएगा, ZCM हो जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 डॉट डॉट mn yn डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे m3 छूट गया है, कुछ लोग सोचने लगेंगे, हैं m1 z1 प्लस m2 z2 डॉट डॉट mn zn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 डॉट डॉट mn तक, ठीक है।
देखो कोई दिक्कत है इसमें, किसी को भी दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो ये हो गया मल्टीपल मासेस के लिए, ठीक है। ये क्या हो गया? मल्टीपल मासेस के लिए। अगर 2 मास सिस्टम हो, 3 मास सिस्टम हो, तो उनके लिए क्या होगा, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस है इस पे। अच्छा एक चीज और, अगर मान लो कि सेंटर ऑफ मास ही ओरिजिन पे दिया हो, आज समझ में आया क्या? सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, ठीक है। तो आरसीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 सिंपली। तो एक क्वेश्चन है, ये सभी चीजें समझ में आएगा सबको? चलो तो एक क्वेश्चन है, अच्छा मासेस सबका सेम ले लेता हूं, एम एम एम, ठीक है। इसका ले लो कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा जीरो, इसका ले लो 0, और इसका कितना हो जाएगा? 0, 0, ठीक है। हमें क्या निकालना है? एक्स सी एम, फाइंड एक्स सी एम और वाई सी एम। जल्दी से करके बता दो तो क्या आता है, ठीक है सब लोग। एक्स सी एम वाई सी एम बताओ। तब तक मैं दूसरा इधर क्वेश्चन कर रहा हूँ। वन के जी, 2 kg, 3 kg, ठीक है। इसकी साइड लेंथ ए है, ठीक है। तो इसका बताना है एक्स सी एम वाई सी एम, ठीक है। कितना आया पहले का? m/3, इसका अगर एक्स सी एम निकालते हो, एक्स सी एम निकालते हो, तो इसके लिए क्या होगा? m इंटू 0 प्लस इसके लिए क्या होगा? m इंटू एक्स प्लस ये भी तो x0 है ना, तो इसका भी क्या करोगे? m इंटू 0 ही करोगे, क्योंकि इसके लिए y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है, अपॉन 3m। तो ये क्या हो जाएगा? x/3, m से m कैंसिल आउट, ठीक है। वाई सी एम सिमिलरली क्या हो जाएगा? y/3 आ जाएगा। किसका किसका आया है ये? चलो तो ये करो, ये बताओ क्या आता है। जल्दी बताओ सब क्या आता है। आ जाए तो हमें बताना सब, ठीक है। वन, टू, थ्री, फोर, ये y हो गया, ये x हो गया, ठीक है। और ये स्क्वायर है
इसकी साइड ए ले लेना सब, ठीक है, स्क्वायर साइड ए। इसमें करना है फाइंड XCM एंड YCM। तुम इतना ही में कैलकुलेटर यूज करने लगा, क्या ही होगा तुम्हारा जी। आ गया? चलो देखो इसका कितना आया XCM। तो देखो यहां पे ध्यान दो सब लोग, क्या अगर इसकी मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो कितना होगा, a/2 कॉमा a/2, ये एंगल कितना है 60 का। तो अगर ये पूछ लूं तो ये a है तो ये a sin 60 है ना, a sin 60 की वैल्यू कितना होता है, तो ये हो जाएगा √3a/2 y कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये किसका किसका आया था, ठीक है चलो, तो आ गया होगा आंसर, है ना। चलो देखो तो XCM क्या लिखोगे, क्या 1 XCM क्या लिखोगे, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 इसके लिए, प्लस 2 इंटू ए, प्लस 3 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट कितना है a/2 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, यही होगा ना, ठीक है। तो ये कितना बेटा 0 प्लस 2a प्लस 3a/2 डिवाइडेड बाई 6 ना, डिवाइडेड बाई 6। एलसीएम लोगों तो 7 12 है ना, तो ये कितना जाएगा 7a/12। ये किसका किसका आया 7a/12, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो इसका YCM निकालते हैं, तो YCM क्या लिखोगे, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू √3a/2 डिवाइडेड बाई कितना 6, यही ना, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3√3a/12, ये कट जाएगा कितना, तो √3a/4, ये किसका किसका आया है, ठीक है वेरी गुड। तुमको कुछ हो गया है क्या, फिर क्वेश्चन क्यों नहीं करती है तुम, तो वहां तो गलत ही बनाई थी। चलो ठीक है आगे बढ़ा जाए, अरे सबको समझ में आएगा, चलो नेक्स्ट, इसका किसका किसका आ गया है, तो करो जल्दी से, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। वन मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, n मीटर, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ पे जो पार्टिकल है 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg,
5 kg n kg, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। ये मास मत ले लेना, सब मीटर में है, ठीक है। ये है 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, अब टू ऐसा कहां तक, n तक, यानी कि n kg तक, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। बात समझ में आ गया? ऐसे भी का क्वेश्चन है, करो, अच्छा है ना। इसका YCM, फाइंड XCM एंड YCM। तो YCM तो ऐसे ही दिख रहा है कि 0 होगा, है ना। जहां भी इसका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा, कहां पे एग्जिस्ट करेगा बेटा, X पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। करो तो। इसका किसका किसका आ गया, चलो यहां पे देख लो, जिसका नहीं आया। XCM बेटा क्या होगा, XCM बोलो तो 0, 0 इंटू 1 प्लस A इंटू 2 प्लस इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, A कॉमा A, है ना, तो प्लस A इंटू 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 5A, है ना, 5A, और ये 3 6 10, है ना, यानी कि A/2 पे। XCM तो आ गया। YCM देखो, YCM देखो, YCM तो 1 kg का मास कहां पे है, ओरिजिन पे है तो 0, प्लस 2 kg का मास कहां पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो y एक्सिस क्या होगा 0, प्लस 3 kg के मास के लिए y कोऑर्डिनेट कितना है 1 A, एंड 4 kg मास के लिए y कोऑर्डिनेट कितना है A, डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना आता है 10, है ना, तो 3 प्लस 4 तो 7A/10। किसका किसका आया था, A/2 एंड 7A/10। वेरी गुड, चलो दोनों आगे, बहुत अच्छा। तो ये कर दो सब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर दो। YCM में 0 लिख दूं, YCM क्या 0, क्योंकि जो भी मास है वो कहां पे है, X पे है, ठीक है। हुआ तुम्हारा, कितना आया 2n प्लस, तो XCM क्या लिखोगे, क्या 1 इंटू 1, है ना, M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3, यही लिखोगे ना। XCM के लिए क्या बेटा, M1x1 प्लस M2x2 डॉट डॉट MNxN डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 डॉट डॉट कहां तक, MN तक, ठीक है। चलो, तो M1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 इंटू 1 प्लस मास 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 प्लस n इंटू n, है ना, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट कहां तक, n तक, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, ऐसे स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट कर दोगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर डिवाइडेड बाई
1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n तक, इसका सम कैसे करते हो सब? नहीं, n 2n minus 1 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, है ना, यही ना? तो क्या करोगे, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 होता है ना, बाई 6 डिवाइडेड बाई क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां से जो कटम कुटम होना है वो काट दो, तो ये कट जाएगा, 3 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 बाई 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये किसका किसका आ गया था? चलो वेरी गुड, जिसका आया था, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए, ये समझ में आया सबको? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे सब। लिखो तो, चलो मैं बोर्ड पे भी लिखता हूँ, तुम सब लिखोगे अपना, है ना, क्योंकि अभी पीपीटी तो है नहीं ये वाला। द पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर of 3 particles of masses m1 1 kg, m1 is equal to 1 kg, m2 is equal to 2 kg and m3 is equal to 3 kg are r1 वेक्टर इज इक्वल टू, बातें नहीं करो, आई कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप मीटर कॉमा, r2 वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस j प्लस k मीटर एंड r3 वेक्टर इज इक्वल टू दिया है 2i माइनस j माइनस 2k मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। करो, यानी कि आर वेक्टर हमें निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, आर वेक्टर, है ना। तो आर सी एम वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 डिवाइडेड बाई क्या, ठीक है। देखो, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। अरे बोलो, तो m1 कितना दिया है, m1 कितना दिया, 1, तो r1 क्या हो जाएगा, i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप इंटू 1 प्लस m2 कितना दिया है 2, r2 कितना दिया है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ब्रैकेट क्लोज।
ठीक है, देखो, एंड M3 कितना दिया है, M3 3 kg है ना, तो प्लस 3 इंटू R3, R3 का वैल्यू कितना है 2I कैप माइनस J कैप माइनस 2K कैप डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, ठीक है। तो यहां से क्या कर दोगे, देखो यहां पे एक आई है, यहां पे 2 आई है और यहां पे 6 आई है, तो 6 दिख रहा है क्या, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9 आई, लिख दिया जाए। अब देखो यहां पे 2J 4J कितना हुआ 6J माइनस 3J, तो क्या हो जाएगा प्लस का 3J, समझ में आ रहा है ना, यहां पे K प्लस 2K 3K माइनस 6K क्या हो जाएगा माइनस 3K डिवाइडेड बाई कितना 6, ठीक है। तो ये से ये कट जाएगा, इधर भी कटेगा, तो ये कितना आएगा 3 3 जा 9, यानी कि 1/2 बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 3I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप, और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्या बात चमका सबको, बोलो, देखो कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो वेट एक चीज और जान लो पहले, 2 पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, सेंटर ऑफ मास फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम, तो हेडिंग क्या दोगे सेंटर ऑफ मास फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम। अरे बता दूंगा भाई, परेशान क्यों हो रहे, वो आएगा, अभी परेशान क्यों है, तो हेडिंग देना है सेंटर ऑफ मास फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम। टू पार्टिकल सिस्टम, चलो यहां पे ध्यान दो सब लोग, यहां पे ध्यान दो। अच्छा एक चीज बताना हमें, एक चीज बताओ, अगर मैं RCM पूछता तो जनरलाइज फॉर्म में क्या सिग्मा MI RI I इज इक्वल टू 1 से n तक अपॉन सिग्मा MI I 1 से n तक, ऐसा लिखोगे, बोलो। अच्छा वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो यहां पे वेक्टर लगा दो, यहां पे वेक्टर लगा दो, ठीक है। ये क्या हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया RCM निकालने का, नहीं क्या RCM निकालने का क्या ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ कि नहीं, देखो तो, है ना, I1 से n तक ही तो जाएगा, ये समेशन वाली बातें सभी जानते हो ना सब। देखो गधा को नीचे सो रहा है, मार एक थप्पड़ खींच के उसको, अरे तुम सब बेशरम हो क्या, बेशर्मी की गोटी खा गए हो क्या सब, गधा। अब देखो 2 पार्टिकल सिस्टम, यहां पे ध्यान दो, हाँ यहां से आएगा 2 पार्टिकल सिस्टम, गार्जियन के सामने सब भीगी बिल्ली बन रहता है सब, है? चलो ध्यान दो, यहां पे मान लो कि एक M1 मास है, यहां पे M2 मास है, ये M1 मान लो, ये M2 मान लेते हैं। अब इनके बीच का पोजीशन वेक्टर